स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव मंथन करने जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता। ज्ञानवापी मामले में केस याचिका पर पहले होगी सुनवाई, इसका फैसला आज। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से। सहयोगी बीजेपी को हाशिए पर डाला नीतीश कुमार ने, कर डाली जातिगत जनगणना पर नई घोषणा। विधानसभा आए लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं हुए आजम। दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाए, क्वाड सम्मेलन से पहले चीन की जापान को धमकी। टॉप कमांडर की हत्या के बाद भड़का ईरान, कहा खून का बदला जरूर लेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शैलेश लोढ़ा के बाद मुन्नू दत्त भी छोड़ सकती है शो। मंडे टेस्ट में कार्तिक की फिल्म शानदार नंबरों से पास। 5-5 ओवर के हो सकते हैं प्लेऑफ मुकाबले। आईपीएल में बारिश हुई तो पहली बार सुपर ओवर से होगा विजेता का फैसला। राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सिर्फ 2 महीने बचे हैं। ऐसे में अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को करीब 4 घंटे की बैठक की। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और विपक्ष दोनों ने भारत के नए राष्ट्रपति के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। दरअसल यह चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को मतदान के लिए नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले भाजपा नेताओं ने सोमवार शाम नड्डा के घर पर मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव का असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है। वाराणसी जिला जज की अदालत आज मंगलवार को फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में तकरीबन 45 मिनट तक दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। साथ ही वादी पक्ष डीजीसी सिविल के प्रार्थना पत्र, अंजुमन इत्तेजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति पर सुनवाई की गई। जिला जज ने सुनवाई के बाद पत्रावली सुरक्षित रखी है। वाद की घोषणीयता पर मंगलवार को जिला जज का आदेश आएगा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूरे कचहरी परिसर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। राज्यसभा के लिए प्रदेश के 11 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन 31 मई तक दाखिल किया जा सकेगा। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतगणना होगी। बता दें, राज्यसभा में यूपी से 31 सांसद हैं। इनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही सभी दलों की राय लेने के बाद जाति आधारित जनगणना पर सर्वदलीय बैठक 27 मई को होने की संभावना है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जातिगत जनगणना को लेकर सभी के विचार जानने के मकसद से हम एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। इसके बाद वह प्रस्ताव राज्य के कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। हमने यह बैठक 27 मई को आयोजित करने को लेकर कुछ पार्टियों से बात की है, लेकिन फिलहाल कुछ पार्टियों के जवाब का इंतजार है। अंतिम निर्णय हो जाने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा और फिर हम काम शुरू कर देंगे।
तकरीबन 2.25 साल जेल में बिताने के बाद पिछले हफ्ते रिहा हुए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के विधायक मोहम्मद आजम खान विधानसभा मंडप में सोमवार को दाखिल तो हुए, लेकिन बजट सत्र की कार्रवाई में शामिल हुए बगैर चले गए। वह 10वीं बार विधायक चुने गए हैं। सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व विधान भवन पहुंचे आजम खान और रामपुर की स्वार टांडा सीट से विधायक उनके पुत्र अब्दुल्ला ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। शपथ लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष से बाहर निकलकर आजम सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा मंडप में दाखिल हुए। दुनिया भर में विचारों का टकराव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न देशों के बीच नई नई साझेदारियां कायम होती देखी जा रही है। इन साझेदारियों के बनने से एक नई वैश्विक व्यवस्था के आकार लेने की संभावना बढ़ती जा रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस सप्ताह होने वाले क्वाड सम्मेलन से पहले इसी तरह के टकराव भरे मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने सम्मेलन के मेजबान जापान से कहा है कि वह दूसरों के मामले में टांग न अड़ाए। अपने टॉप कमांडर की हत्या के बाद ईरान बुरी तरह भड़क गया है और उसने ऐलान किया है कि वह इस हत्या का बदला जरूर लेगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कर्नल हसन सैयद खोदेई की हत्या को आतंकी हमला बताया और कहा कि ईरान इसका बदला जरूर लेगा। यह सब तब हुआ था जब तेहरान में रविवार शाम इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कर्नल हसन सैयद खोदेई की 2 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल ईरान में इस हमले के बाद तगड़ी और तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ओमान जाते समय कहा कि इस हमले की जांच से पता चल पाएगा कि इसके पीछे भी अंतर्राष्ट्रीय अहंकार का ही हाथ है और जल्द ही इस खून का बदला लिया जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलेश लोढ़ा के बाद अब शो की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस मुनमुन दत्त भी शो को छोड़ सकती है। मुनमुन शो में बबीता का रोल में नजर आती है। यह खबर सुनकर फैंस का दिल टूट सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बबीता का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्त जल्द ही शो को अलविदा कह सकती हैं। बिग बॉस OTT के मेकर्स ने दूसरे सीजन में कंटेस्टेंट के लिए मुनमुन को अप्रोच किया है। मुनमुन ने बिग बॉस 15 में आकांक्षा पुरी, सुरभि चंदना और विशाल सिंह के साथ चैलेंजर के रूप में एंट्री ली थी। हालांकि एक्ट्रेस की तरफ से इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। पहले वीकेंड के आंकड़ों के हिसाब से साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर हिंदी सिनेमा के हीरो नंबर 1 बने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 का असली इम्तिहान अब सोमवार से शुरू हुआ है। फिल्म भूल भुलैया 2 ने सोमवार का कठिन इम्तिहान दिया, जिसे फिल्मी कारोबार की भाषा में मंडे टेस्ट भी कहते हैं, और ये टेस्ट अच्छे नंबरों से पास भी कर लिया। माना यह जाता है कि अगर कोई फिल्म अपने रविवार के कलेक्शन के मुकाबले सोमवार को उससे आधा या उसके आसपास भी कलेक्शन करने में कामयाब रहती है तो उसकी रिपोर्ट अच्छी है। कार्तिक आर्यन की फिल्म ने ये तो कर लिया है, लेकिन उनकी फिल्म साल 2022 में सोमवार के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का तमगा पाने से चूक। IPL के 15वें सीजन का लीग मैच खत्म हो चुका है और पहला क्वालिफायर मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले IPL के फैंस के लिए बुरी खबर आई है। कोलकाता में बारिश के आसार हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्लेऑफ खेलने वाली टीमों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि बारिश होने पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो प्लेऑफ और फाइनल में विजेता का फैसला सुपर ओवर से किया जा सकता है। फाइनल मुकाबले के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।